स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यूज़ इफेक्ट के थ्रू डेटा फैच करना बता दिया था, ठीक है। अच्छा, काम सारे छोड़ दें। कल की क्लास में हुज़ैफा ने आपको यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट एक और दफ़ा बता दिया, ठीक है। अच्छा, फैच करना बताया था हुज़ैफा ने, डेटा फैच करना बताया था, कल बताया था हुज़ैफा ने डेटा फैच करना बताया था ना। तो यूं क्यों कर रहे हो भाई तुम? भाई एपीआई कॉल करना बताया था यूज़ इफेक्ट के अंदर। अबे बोलो ना, बताया था। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और उस प्रोजेक्ट का मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ। अबे मैं तो सब भूल गया यार। उसका मैं नाम रख रहा हूँ क्विज ऐप। क्या रख रहा हूँ भाई? क्विज ऐप 04 क्विज ऐप, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर npmi चला देता हूँ ताकि मेरे पास नोड मॉड्यूल्स आ जाए, ठीक है। बेटा मैं कह रहा हूँ तमाम बच्चे काम छोड़ दें, लैपटॉप बंद कर दें। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल फंक्शन का कंपोनेंट बना देता हूँ RFCE के थ्रू, ठीक है भाई। जब तक ये हो रहा है चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने सिंपल एक कंपोनेंट बना लिया फंक्शन का, ठीक है भाई। तमाम बच्चे अब जाग जाएं, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सोता हुआ मुझे कोई ना दिखे और तमाम बच्चों ने जवाब देना है। क्लियर है भाई सबको? सारे बोलेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको ये नहीं बता रहा यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है। मैं डायरेक्ट अब काम कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको अगर कोई चीज़ समझना है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मुझे पता है कंपोनेंट जब भी माउंट हो रहा है और कंपोनेंट माउंट होते वक्त मुझे कोई भी स्पेसिफिक टास्क कराना है तो मैं यूज इफेक्ट यूज करता हूँ। ऐसा ही है भाई? चलो मैंने यूज इफेक्ट कॉल कर लिया भाई। यूज इफेक्ट कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है? दो आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है नहीं है? जरूरी है नहीं है। मैं अगर यूज इफेक्ट के अंदर दूसरा आर्ग्यूमेंट ना दूं तो मेरा काम होगा नहीं होगा? हो जाएगा भाई, हो जाएगा भाई, ठीक है। पहले आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है भाई ये? दूसरे आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है? डिपेंडेंसी अरे का मतलब ये है कंपोनेंट जब माउंट हो रहा है, कंपोनेंट क्या हो रहा है भाई? कंपोनेंट माउंट होते वक्त स्पेसिफिक टास्क होगा एक दफा। अगर मैं डिपेंडेंसी अरे नहीं लगाता तो मेरे इस कंपोनेंट के अंदर जितनी भी स्टेट्स होंगी उनमें जब भी चेंज आएगा तो यूज इफेक्ट दोबारा चल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि यूज इफेक्ट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक स्टेट चेंज के ऊपर यूज इफेक्ट चल जाए तो उस स्टेट का नाम मैं इस डिपेंडेंसी अरे के अंदर दे दूंगा। ये तीन मंजन मैंने आपको यूज इफेक्ट के अंदर बताए थे। कंपोनेंट माउंट, अच्छा एक कंपोनेंट लाइफ साइकिल बताई थी। कंपोनेंट माउंट होता है, अपडेट होता है, अनमाउंट होता है। सबसे पहले कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है, फिर माउंट होता है, फिर अपडेट होता है, फिर क्या होता है भाई? अनमाउंट होता है। ये कहानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कहा था रिएक्ट के अंदर अगर आपने डेटा कॉल करना है, ठीक है, एपीआई कॉल करनी है तो आप वो यूज इफेक्ट के अंदर ही करोगे कि भाई जब भी कंपोनेंट मेरा काउंट हो जाए तुम क्या करो, तुम डेटा ले आओ। क्या ले आओ भाई? तुम डेटा। अच्छा, एपीआई कॉल करने के ना दो तरीके, एक तो फैच है, ठीक है, और दूसरा है एक्सियोस। अच्छा, दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। एक्सियोस के अंदर आपको थोड़े फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं फैच के थ्रू ही कर लेता हूँ, वरना मुझे अलग से एक एक्सियोस का पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सियोस का फ़ायदा क्या है कि यार वो फैच के अंदर आपके पास जो डेटा आता है आपको उसको जेसन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। एक्सियोस में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको सब जेसन वेसन सब कुछ करके आपको डेटा ला के दे देगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, मैं सिंपल आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सियोस। क्या लिखता हूँ भाई? जैसे ही मैं एक्सियोस लिखता हूँ तो मेरे पास ये npm का एक पैकेज आ जाएगा, ठीक है। और ये मुझे कहेगा कि भाई अगर आपने एक्सियोस यूज करना है ना तो आप क्या करो, आप npmi क्या कर दो भाई? एक्सियोस। बोलो ना भाई। मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे npmi एक्सियोस करके एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एक्सियोस डाउनलोड हो जाएगा,
अबे हो जाएगा ना डाउनलोड। अच्छा एक्सियोस डाउनलोड हो गया, मैं npm run dev कर देता हूँ कि भाई एप्लीकेशन मेरी चल भी रही है नहीं चल रही भाई। चलो मेरे पास सिंपल ऐप आ गया। एक काम करते हैं, index.css को हम यहाँ से जाके एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में app.css की फाइल मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है भाई। अच्छा सही है भाई। अच्छा मैं बोलता हूँ भाई कंपोनेंट जैसे ही माउंट हो, कंपोनेंट जैसे ही माउंट हो तुम डेटा ले आओ। क्या ले आओ भाई तुम? डेटा। डेटा लाने के लिए एपीआई कॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है फैच, दूसरा मंजन मैंने आपको बताया एक्सियोस का, ठीक है। जैसे मैंने एक्सियोस लिखा, ऊपर एक्सियोस क्या हो गया भाई? इंपोर्ट हो गया। एक्सियोस एक फंक्शन है जो कि अपने अंदर बोलता है भाई एपीआई दे दो मुझे। क्या दे दो भाई? एपीआई। अच्छा क्विज ऐप मैं बनाने वाला हूं और क्विज ऐप के लिए जो मेरे पास एपीआई है ना वो मैं यूज कर रहा हूं ये वाली एपीआई यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूं और यहां पे लाके उसको एज इट इज क्या कर देता हूं भाई? पेस्ट कर देता हूं। अब एक्सियोस यूज करने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पे response.json वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको क्या हो गया? अपना मंजन एक ये था, एक और मंजन जो मैंने आपको बताया था कि आप यूज इफेक्ट के कॉल बैक को एसिंग नहीं कर सकते। यूज इफेक्ट के कॉल बैक को आप एसिंग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एसिंग अवेट नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डॉट देन और डॉट कैश लगा रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं क्या लगा रहा हूँ? डॉट देन और डॉट कैश। सही है भाई? अबे यार मैंने यहाँ पे ना डायरेक्ट डॉट देन और डॉट कैश लगा दिया। अच्छा जहां आप डॉट देन लगा रहे हैं ना वहां पे आपने कैश लाजमी लगाना है। अगर आप नहीं लगाते आपका काम तो हो जाता है, लेकिन आपने लाजमी लगाना है। डॉट देन के अंदर मुझे कॉल बैक मिल जाएगा जिसके अंदर मुझे क्या मिल जाता है भाई? रिस्पॉन्स। सारे बोलेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल करवा देता हूँ भाई रिस्पॉन्स, ठीक है भाई। और डॉट कैश के अंदर मुझे क्या मिलेगा भाई? एरर, जिसके अंदर मैं बोल देता हूँ भाई कंसोल करा दो किसको भाई? एरर। यहाँ तक किसी को मसला भाई? बोलो ना यार। गुड हो गया, ठीक है भाई। जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट हुआ मैंने यहाँ पे एपीआई के थ्रू डेटा बुलवा लिया। एपीआई के थ्रू क्या कर लिया भाई? डेटा बुलवा लिया। अच्छा मेरे पास दो मंजन हुए। पहले तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा है भाई? ऑब्जेक्ट आ रहा है। दूसरा मंजन ये है, दो दफा आ रहा है। तो ये दो दफा क्यों आ रहा है भाई? स्ट्रिक्ट मोड की असर है। किस वजह से आ रहा है भाई? स्ट्रिक्ट मोड। तो अगर मैं main.jsx पे ये स्ट्रिक्ट मोड हटा दूं तो मेरे पास ये वाला मंजन, बोलो ना यार, नहीं हो। क्लियर है भाई? अच्छा स्ट्रिक्ट मोड जो है ना ये सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर आपके पास दो दफा चलेगा। जब आप इसकी बिल्ड बनाओगे ना, प्रोजेक्ट की बिल्ड कैसे बनती है ये नहीं बताया अभी मैंने, लेकिन जब आप बिल्ड बनाओगे तो ये एक ही दफा चलेगा, स्ट्रिक्ट मोड हट जाएगा। जरूरी है आप डेवलपमेंट के वक्त लगा लो इसको आप, ठीक है। अच्छा अब ना एक्सियोस आपको एक ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा के अंदर आपको वो डेटा मिल जाता है। किसके अंदर मिल जाते हैं? डेटा के अंदर क्या मिल जाता है भाई? डेटा। तो मैं बोलता हूँ भाई तू एक काम कर, तू रिस्पॉन्स को नहीं, तू रिस्पॉन्स डॉट डेटा को चला दे भाई। आ गया मेरे पास डेटा, आ गया भाई मेरे पास डेटा। सही है भाई। अच्छा बनाना जो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ क्विज ऐप। क्या बनाना चाह रहा हूँ भाई? क्विज ऐप। अच्छा क्विज ऐप में होता क्या है भाई? सिंपल एमसीक्यूज बेस्ड है, ठीक है। आपके पास ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यूजर आएगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, करेक्ट आंसर पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा उसके पास, ठीक है। तो इस तरीके की एक सिंपल सी मैं एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे एक एपीआई का यूज़ किया है। इस एपीआई के अंदर मुझे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्वेश्चन भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? मुझे क्वेश्चन। करेक्ट आंसर भी मिल रहा है, इनकरेक्ट आंसर की एक अरे भी मिल रही जिसके अंदर ये कह रहा है भाई इनकरेक्ट आंसर ये है और करेक्ट आंसर क्या है भाई? ये है, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे रेंडर कराऊंगा, ये इनकरेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर भी क्या करूंगा मैं? किसी को मसला है यहाँ तक? बोलो ना यार, किसी को मसला है यहाँ तक? अच्छा मैं आता हूं, अपना मुझे इस मंजन को स्क्रीन पे रेंडर कराना है। क्या कराना है? इस मंजन को स्क्रीन पे रेंडर। कैसे करूं भाई? क्या करूं भाई? एक स्टेट बना लूं? बोलो ना यार। अच्छा मैं बोलता हूं भाई यूज स्टेट, ठीक है। मैं बोलता हूं भाई क्वेश्चन। क्या बोलता हूं भाई मैं? क्वेश्चन। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं रखवा देता हूं नल। क्या रखवा देता हूं भाई?
जैसे ही डेटा कॉल हो रहा है इस स्टेट के अंदर मैं बोलता हूँ भाई सेट क्वेश्चन कर दो, सेट क्वेश्चन क्या कर दो भाई, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। किसी को मसला है यहाँ तक? बोलो ना यार। चलो सही है ना, क्लियर है ना भाई सबको? और नीचे आके मैं कहता हूं भाई क्वेश्चन अगर मौजूद है, क्वेश्चन अगर मौजूद है, या एक काम करते हैं बोलता हूं क्वेश्चन अगर मौजूद है, ठीक है, तो सिंपल तू एक डिव रिटर्न करा दे। क्या रिटर्न करा दे भाई? डिव। ठीक है, और एल्स में तू यहाँ पे बोल दे भाई लोडिंग। क्या बोल दे भाई तू यहाँ पे? लोडिंग। क्लियर है भाई? अच्छा, इस डिफ के अंदर मुझे जो भी मंजन करवाना होगा मैं करवा देता हूँ। अच्छा, इसको ना मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि गंदा हो। डिफ के अंदर मैं बोलता हूँ भाई तू H1 पकड़। क्या पकड़ भाई? H1। और H1 के अंदर तू यहाँ पे बोल दे भाई क्वेश्चन 1। मिसाल के तौर पे एक जस्ट चेकिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई ये तो चलेगा ही तब जब मेरे पास इस अरे के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, क्वेश्चन एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन क्या है भाई? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बोलता हूँ भाई क्वेश्चन का जो 0 इंडेक्स है, अभी सिर्फ मैं चेक करने के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई क्वेश्चन का जो 0 इंडेक्स है, अच्छा 0 इंडेक्स के अंदर मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन कहाँ पे है भाई? डॉट क्वेश्चन। बोलो ना भाई, डॉट क्वेश्चन, डॉट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मंजन क्या है? डॉट क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो? और उसके टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉट क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट। ठीक है भाई? अच्छा, मंजन क्या हुआ भाई? जैसे ही मैंने रिलोड करा, पहले मेरे पास लोडिंग चली, और जैसे ही मेरे पास डेटा आ गया, इसने क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे रेंडर करा दिया। यहां तक किसी को मसला? भाई बोलो ना, यहां तक किसी को मसला? कोई मसला नहीं है, सिंपल मैंने एपीआई से डेटा मंगाया और उसको स्क्रीन पे क्या करा दिया? रेंडर करा दिया। अच्छा, ऑप्शंस को थोड़ी देर बाद ऑप्शन के साथ खेलते हैं, पहले ना कुछ कहानी करते हैं। यहाँ पे कहानी मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे ना एक और बटन है, एक बटन है। किसका बटन है भाई? एक बटन है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है भाई? जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, मेरे पास क्वेश्चन 2 आ जाए। यही कहानी करनी है ना। यूजर क्या करेगा? क्वेश्चन देखेगा, करेक्ट आंसर पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेगा अगला क्वेश्चन आ जाएगा। यही कहानी है ना भाई? अबे बोलो ना यार, यही कहानी है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये वाला काम मैं कैसे करूं? अच्छा भाई, सबने सोचना है, ठीक है, सबने सोचना है कि यार सही है, मेरे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, पहले हम क्या करते थे भाई? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पूरा स्क्रीन पे रेंडर कराना है, तो एरे पे मैप चला के सब रेंडर करा दिया। लेकिन यहाँ पे तो कहानी अलग है, यहाँ पे तो एक वक्त में एक ही क्वेश्चन चाहिए, बटन के क्लिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। जी भाई? अबे भाई, मुझे पता है रिएक्ट के अंदर कोई भी इस तरीके का रेंडरिंग वाला माल है, वहां पे मैं क्या करूंगा? स्टेट लगा दूंगा भाई। यही मामला है ना भाई, रेंडरिंग के रिलेटेड जो भी मंजन है ना, मैं इधर देखूंगा ना मैं उधर देखूंगा, मैं क्या लगा दूंगा भाई? बोलो ना यार। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट इंडेक्स करंट इंडेक्स और सेट करंट इंडेक्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है भाई? 0। क्या है बाय डिफॉल्ट भाई? 0। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं करंट इंडेक्स 0 जहां मैंने लिखा है ना, वहां मैं क्या लिख देता हूँ भाई? करंट इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे एक फंक्शन कॉल करवा देते हैं, ऑन क्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के फंक्शन को बुला लेते हैं ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है भाई, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? सेट करंट इंडेक्स इंडेक्स करंट इंडेक्स प्लस। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, करंट इंडेक्स क्या हो रहा है? 1 बार बार बढ़ रहा है। क्लिक कर रहा हूं, हो रहा है भाई क्वेश्चन चेंज? हाँ भाई, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अच्छा अच्छा भाई, ये वाली कहानी समझ आ गई भाई? स्टेट वाला मामला है ना सारा। मैंने बोला जहां 0 लिखा है वहां क्या लिख दी? स्टेट। जैसी स्टेट अपडेट हुई, रिएक्ट ने उसको खुद ब खुद क्या कर दिया? कहानी आसान हो गई। अब यही काम अगर तुमने जावास्क्रिप्ट से किया होगा, इनर HTML एक वेरिएबल बनाया होगा, उसको बार बार प्लस कराया होगा, फिर बार बार रेंडर फंक्शन को कॉल कराया होगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी मामला नहीं है। रिएक्ट कहता है भाई जहां भी रेंडरिंग वाला मामला है क्या कर दो? स्टेट बना दो। स्टेट में चेंज करोगे, स्क्रीन पे खुद ब खुद क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी है, तो नंबर की जगह मैं बोलता हूँ भाई क्या करूँ भाई? करंट इंडेक्स करवा दूँ। अच्छा, करंट इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं +1 कर देता हूँ उसको। ठीक है भाई? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6,
7 8 9 10। अब एपीआई के अंदर ना 10 है, नेक्स्ट पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ वो एक बढ़ा रहा है। अब 11 क्वेश्चन तो कोई एपीआई में है नहीं है, जैसे ही मैं 11 पे क्लिक करता हूँ एरर आ गया मेरे, कह रहा है भाई 11 पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई। कहानी समझ आई भाई? उसने बोला भाई तुम हर दफा इंडेक्स बढ़ा रहे हो भाई, 10 तक क्वेश्चन थे मैं ले आया, अब 11वें पे तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कंडीशन लगा दूं नेक्स्ट पे, बोलो ना भाई। मैं बोलता हूं भाई इफ करंट इंडेक्स इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी कर लो, 11 10 क्वेश्चन डॉट लेंथ। भाई मिसाल के तौर पे भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद में एपीआई कॉल करी 12 क्वेश्चन आ गए, बात समझ आई? तो मैं क्या बोलता हूँ भाई क्वेश्चन की लेंथ, क्या करो भाई क्वेश्चन की लेंथ। अगर करंट इंडेक्स क्वेश्चन की लेंथ से छोटा है तो तुम क्या कर दो भाई, और यहीं से रिटर्न करवा दिया। ठीक है भाई, चलो अब भाई देखो इफ के अंदर रिटर्न जब भी चलेगा ना, इसका मतलब ये इस फंक्शन से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न नहीं भी लगाता तो मसला नहीं है, वो फिर एल्स लगाना पड़ेगा। हम तो बोलते हैं ना इफ एल्स दोनों लगने चाहिए। वेरिएबल के आगे रिटर्न, अच्छा मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, देखते हैं लेकिन। अच्छा अब ना दोबारा चला के देखते हैं, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते हैं। अभी भी ये वाला मसला आ रहा है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्वेश्चन डॉट लेंथ -1, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से। चलो अब चला के देखते हैं इसको। सही है, सही काम कर रहा है भाई। अब भाई कंडीशन मेरी सही काम कर रही है, चलो गुड हो गया भाई। जब क्वेश्चन डॉट लेंथ से बड़ा अगर मैं इंडेक्स करना चाहूंगा करंट इंडेक्स, तो वो काम बोलो ना यार नहीं करेगा। तो एल्स लगा सकते हैं हम यहाँ पे, अगर रिटर्न में मसला आ रहा है तुम यहाँ पे बोल दो भाई एल्स लगा दो, और यहाँ पे बोल दो भाई कंसोल डॉट लॉग मालिक क्वेश्चन खत्म हो गए। क्लियर है भाई सबको? बोलो ना यार, क्लियर है सबको? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। चलो जबरदस्त कहानी हो गई यहाँ तक, ठीक है ना भाई। क्विज ऐप में बना रहा था, क्वेश्चन भी आ गए, नेक्स्ट का बटन भी काम कर रहा है। अब ना अब मामला यहाँ पे है आंसर शो कराने का। जो क्वेश्चन वो होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन शो कराने। क्या शो कराने का भाई? अच्छा ऑप्शन के अंदर क्या करूं भाई, मैं रेडियो बटन लगा देता हूं, सही है। अब ना कहानी यहाँ पे क्या है कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। हर क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है भाई? 4। इनकरेक्ट ऑप्शंस ये रहे और करेक्ट ऑप्शंस ये रहे। यही है ना भाई, यही है ना भाई। चलो इसको करते हैं भाई। मैं बोलता हूँ यार, मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे तू एक काम कर, यहाँ पे ना तू एक बना दे, ये बोल देता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि वो अरे है, अरे है ना भाई। मैं बोलता हूँ भाई क्वेश्चन करंट इंडेक्स डॉट इनकरेक्ट आंसर, डॉट इनकरेक्ट आंसर, और ये एक अरे है, ये एक अरे है ना, तो इस पे मैं डायरेक्ट मैप लगा दूं। अरे पे मैप लगा दिया ना भाई। यहाँ पे मुझे आइटम मिल गया, क्या मिल गया भाई, और इंडेक्स भी मिल गया। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे तू रिटर्न कर दे। क्या कर दे भाई? अच्छा रिटर्न में करा देता हूँ लेबल। क्या रिटर्न करा देता हूँ भाई? लेबल। अच्छा लेबल के अंदर मुझे HTML4 मिल जाएगा, वो HTML4 जो होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई लेबल के अंदर ऑप्शन शो कराना है। क्या शो कराना है भाई? ऑप्शन। हर आइटम के अंदर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, बोलो ना भाई। भाई ये एक अरे है ना, इस अरे के अंदर मैंने मैप लगाया तो हर आइटरेशन के अंदर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा ना यहाँ पे। चलो अगली कहानी यहाँ पे क्या करनी है। अच्छा यार यहाँ पे ना रिटर्न मुझे एक ही चीज करानी है, तो मैं सबसे पहले तो डिव रिटर्न करा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई इनपुट टाइप रेडियो। अच्छा इसका नेम मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। नेम सेम होगा तो एक सेलेक्ट करने देगा मुझे, और बोलो ना भाई वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना, कि अगर सेलेक्ट हो तो वैल्यू कैसे मिलेगी। वैल्यू मैं बोल देता हूँ आइटम, ठीक है भाई। अच्छा HTML4 और ID वाला मामला भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा ही है ना भाई।
तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे रख दो ऑप्शन, और ऑप्शन के आगे तुम यहाँ पे बोल दो भाई इंडेक्स। क्या हुआ? अच्छा HTML4 और ID से, अच्छा पहले चलो ये देखते हैं ये चल रहा है, चल तो रहा है ये। इसको मैं रिलोड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे मेरे पास 3 मंजन आ गए। अच्छा रेडियो बटन आखिर में आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ इसको ऊपर ले आता हूँ, लेबल को बाद में ले आता हूँ। ठीक है भाई, सही है ना भाई? अब सीन ये है कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये हो नहीं रहा, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। ठीक है ना? तो उसके लिए इनपुट पे ID देनी पड़ेगी और वही ID HTML4 को देनी पड़ेगी, तो काम सही हो जाएगा। अबे ऐसा ही है ना भाई? तो मैं इनपुट की ID दे देता हूँ, ID में यहाँ पे दे देता हूँ इंडेक्स, क्या देता हूँ भाई ID, और HTML4 को भी ID क्या देता हूँ भाई, इंडेक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब मैं इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है सही। अबे सही है ना भाई? अच्छा ये बोल रहा है भाई यूनिक की प्रॉप भी दे दो भाई, तो मैं आता हूँ डिफ को, मैं बोलता हूँ भाई तू की ले ले। अच्छा की के अंदर ना कहानी ये है भाई, मैंने कहा था इंडेक्स देना बेटर प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से कोई की दे देता हूँ उसको। ठीक है भाई, अब ये मेरे पास बिल्कुल सही काम करेगा। क्या हुआ? सही है ना? बोलो भाई, सही है ना? इस तरीके से मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। कहानी ये है भाई करेक्ट ऑप्शन भी चाहिए, करेक्ट ऑप्शन भी चाहिए ना। क्या करें करेक्ट ऑप्शन के लिए? सिंपल यहीं पे एक लेबल इनपुट लगा दे इस तरीके से। बोलो ना भाई, मैंने एक और मंजन इस तरीके से ले आया। अच्छा यहाँ पे ना आइटम तो नहीं, यहाँ पे मुझे, अच्छा देखो तुम लोग, मुझे लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है तुम लोग। देखो कहानी समझते हैं सिंपल। मेरे पास एक API थी, हर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहा था, क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट करा, मेरे पास क्वेश्चन आ गया। सही है। ऑप्शंस का मंजन ये था कि मेरे पास इन्होंने एक इनकरेक्ट ऑप्शन की अरे दी हुई है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई 3 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। इन्होंने कहा ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है भाई? इनकरेक्ट ऑप्शन। एक इन्होंने मंजन यहाँ पे दिया है करेक्ट आंसर का। ठीक है, तो मैं चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ कि भाई ये 3 भी है और ये भी है। समझ आ रही है बात? ये 3 भी है और वो भी है। समझ आ रही है कहानी? अब भाई ये 3 तो मैं अरे के ऊपर जाके ले आया, अब करेक्ट भी तो चाहिए ना, करेक्ट भी तो चाहिए। करेक्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहीं पे इस इनपुट और लेबल को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, और वैल्यू के अंदर मैं बोल देता हूँ भाई क्वेश्चन का जो करंट इंडेक्स है ना, उसका करेक्ट आंसर दे दो भाई। क्या दे दो भाई? करेक्ट आंसर। और यही कहानी मैं उठा के यहाँ पे भी ले आता हूँ। ठीक है ना भाई? ये कहानी उठा के मैं कहाँ ले आता हूँ भाई? यहाँ पे भी ले आता हूँ। ID इसको हम दे देते हैं भाई, क्वेश्चन की दे देते हैं, क्यू की दे देते हैं ID। चलो मैं, और HTML4 में मैं क्या लिख देता हूँ भाई? क्यू। चेकिंग के लिए कर रहा हूँ मैं ये वाली कहानी। सही है भाई? आ जाओ। अब ना मेरे पास आ तो 4 रहे हैं। अच्छा BR लगा लेते हैं यहाँ पे एक, ताकि बटन नेक्स्ट है। अब कहानी ये है मेरे पास 4 ऑप्शन तो आ रहे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन तो मेरे पास आ रहे हैं। ये 3 ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। चौथा क्या है भाई? करेक्ट है। हर क्वेश्चन में तो कहानी यही है, चौथा ही करेक्ट है। हर क्वेश्चन में कहानी क्या हो रही है? चौथा ही करेक्ट है भाई। ये तो मसला है। अब एक्सपर्टीजों की क्विज में मामला क्या है भाई? चौथा आंसर करेक्ट है। तो रमीज भाई तो इधर उधर देखेंगे नहीं ना, रमीज भाई पढ़ेंगे घर से। रमीज भाई आएंगे आखिरी टिक करेंगे, पूरे नंबर लेके होशियार बनेंगे। फिर ये मामला हो जाएगा। ये तो बड़ा भंड है भाई। समझ आ रही है बात? ये तो भंड है भाई। अब इस भंड का सॉल्यूशन सोच के तुम लोग, अच्छा मैंने सिंपल, अभी रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी थी, मैंने सिंपल से एक रैंडम शफल अरे का एक फंक्शन बनाया है जो कि अपने अंदर एज पैरामीटर अरे ले रहा है, और यहाँ पर सिंपल रैंडम नंबर शो कराया मैंने। आ जाते हैं भाई, इसको मैं रिलोड करता हूँ। जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ तो मेरे पास 3 आ गया, फिर एक दफ़ा मेरे पास क्या आ गया? 4 आ गया। तो जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो रैंडम नंबर तो मेरे पास एक दफ़ा चल रहा है, मुझे तो 4 रैंडम नंबर चाहिए ना एक साथ। भाई अरे में जितने आइटम है सबका रैंडम नंबर चाहिए होगा ना।
अबे भाई लूप लगा देते हैं ना यार, मैं बोलता हूँ भाई लूप लगा दो, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे डॉट i प्लस प्लस, ठीक है। और रैंडम नंबर को कंसोल करवा दो, और ये वाला काम जो है ना तुम लोग 4 दफा करा दो। अब जब भी फंक्शन कॉल होगा लूप के थ्रू मेरे पास 4 रैंडम नंबर आ जाएंगे, ऐसा ही होगा ना भाई। इसको रिलोड करते हैं, 4 रैंडम नंबर आ गए, 4 रैंडम नंबर आ गए। जब भी मेरे पास फंक्शन चल रहा है मेरे पास 4 रैंडम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब अरे की जितनी भी लेंथ होगी उतनी दफा रैंडम नंबर आ जाएगा मेरे पास, और हर आइटरेशन के नंबर को उसी अरे के उस जगह पर रखवा दूंगा मैं। लेकिन कहानी यहाँ पे भी खराब है ना, 2 दफा सेम नंबर आ रहा है, कहानी तो यहाँ पे भी खराब है। अरे यार गिचपिच तो होगी भाई, गिचपिच नहीं होगी तो प्रोग्रामर कैसे बनोगे? जावा से थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मैं तुम लोग के सामने हलवा ला के रख दूं, तुम लोग पढ़ो, सही है सर समझ आ गया। अब जब तक फंसोगे नहीं जब तक तो काम ही नहीं आएगा। क्या कहते हो उस्मान? जब तक फंसेंगे नहीं जब तक तो काम ही नहीं आएगा। अब मुझे बताओ ना कहानी क्या करनी है यहाँ पे? एरे डॉट सॉर्ट, तो उससे ये मामला कैसे हल होगा? ये कहानी किसको समझ आई? मुझे तो समझ आई। ये कहानी किसको समझ आई? भाई देखो ये कह रहे हैं कि भाई एक खाली अरे बना दो, ठीक है। जितने भी रैंडम नंबर आ रहे हैं ना उस अरे को उसके अंदर पुश करा दो और कंडीशन लगा दो, अरे के अंदर अगर ये नंबर ऑलरेडी मौजूद है ना तो एक और दफा रैंडम नंबर आ जाए। नहीं आई बात समझ? दोबारा रैंडम चलेगा। जी रमीज भाई, इंडेक्स ऑफ से भी हो जाएगा, इंक्लूड से भी हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। भाई देखो मेरे पास जब भी शफल अरे वाला फंक्शन चल रहा है, शफल अरे वाला फंक्शन मेरे पास जब भी चल रहा है, मेरे पास यहाँ पे अरे के अंदर जितने भी आइटम, मिसाल के तौर पे अरे के अंदर 5 आइटम है, मेरे पास यहाँ पे 5 रैंडम नंबर आ रहे हैं। 5 रैंडम नंबर आ गए, सही है। देखो मैं लॉजिक क्या बना रहा हूँ, लॉजिक मैं ये बना रहा हूँ कि भाई अरे के अंदर जितने आइटम है ना उतनी दफ़ा तू रैंडम नंबर बना और अरे की उसी जगह पे मैं वही आइटम रख दूंगा उठा के। लॉजिक मैं ये बना रहा हूँ। लेकिन मेरे पास एक मसला ये आ रहा है कि भाई रैंडम नंबर 2 दफ़ा एक जैसा भी ला के दे रहा है मुझे, सही है ना भाई? रैंडम नंबर 2 दफ़ा एक नंबर 2 दफ़ा भी ला के दे रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक चीज़ इन्होंने बताई जो कि मुझे समझ आई कि मैं एक एम्प्टी अरे बनाता हूँ, ठीक है। और जो भी रैंडम नंबर आते हैं ना इस एम्प्टी अरे के अंदर क्या कर देता हूँ भाई, पुश कर देता हूँ। एम्प्टी अरे डॉट पुश, पुश क्या कर दो भाई, रैंडम नंबर क्या कर दो भाई, पुश कर दो। सही है ना भाई? रैंडम नंबर क्या कर दो, पुश कर दो। अच्छा अब कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे भी। कंडीशन क्या लगाऊं भाई? अगर अरे के अंदर ऑलरेडी नंबर मौजूद है, सही बेटा नींद तो आ रही है बड़ी जबरदस्त। अच्छा ये लॉजिक बड़ी मजे की है, लेकिन ये मैं बना रहा हूँ, तुम लोग नहीं बना रहे, मसला सारा ही है। ऐसा ही है ना हादी भाई? मैं बच्चों वाली है लॉजिक, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि लॉजिक ही नहीं बनाया आज तक। बोलो भाई। भाई सर्दी लग रही है यार, एसी तो बंद करो, गर्मी लग रही है तो पंखा बंद करो। क्लास का माहौल ठंडा हो गया है भाई। अब जैसी थोड़ी सी मुश्किल चीज आ जाती है क्लास का माहौल ठंडा हो जाता है। हाँ भाई वैन भाई देखो मैंने ना क्या करें बताओ ना, मैंने जब भी रैंडम नंबर आ रहा है रैंडम नंबर को ना अरे के अंदर पुश करा दिया, ठीक है। मैं यहाँ बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तू इफ लगा ले, ठीक है। अगर एम्प्टी अरे के अंदर इंक्लूड्स है, एम्प्टी अरे के अंदर क्या है भाई, इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड है भाई, रैंडम नंबर। क्या इंक्लूड है भाई, रैंडम नंबर। अच्छा ये वाला मामला ऊपर कर देते हैं। पहले तो तू रैंडम नंबर लिया, अगर रैंडम नंबर जो भी तू ला रहा है
वो इसके अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है। कंसोल करवा दो, यहाँ पे नंबर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है भाई। अच्छा, एल्स के अंदर क्या कर दो भाई, एल्स के अंदर ना तुम क्या करो भाई, अगर नंबर मौजूद नहीं है तो तुम उस नंबर को एरे के अंदर पुश करा दो और उसको क्या कर दो भाई, कंसोल करा दो, ठीक है। अब कहानी ये है, हमें समझ तो आ रहा है कि लॉजिक क्या है, लेकिन लिखना नहीं आ रहा उसको। बात समझ आ रही है? अब लिखना कैसे आएगा, लिखना आएगा प्रैक्टिस से भाई, ठीक है भाई। अच्छा चलो, फोन ऐप पे हमने इंक्लूड लगाया था, लेकिन वहां पे मामला कुछ और था, यहाँ पे तो लॉजिक कुछ और है भाई, कहानी अलग है दोनों की। अब ना मेरे पास सीन ये है, अच्छा अरे को पहले 4 कर देते हैं भाई, अरे को पहले 4 कर देते हैं। अच्छा एक काम मैं और कर रहा हूँ कि ना, चलो करने देते हैं, कंसोल हटा देते हैं यहाँ से यार, डेटा को जो हम कंसोल करा रहे हैं ना, ये हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो रिलोड करता हूं मैं। जैसे ही मैंने रिलोड किया, मेरे पास शफल अरे का फंक्शन पहली दफा चला और आखिर के 2 नंबर पे इसने बोला भाई नंबर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। 2 नंबर मेरे पास अलग अलग आए, और दूसरी दफा जब चला तो इसने 4 3 1 2 दे दिया, मतलब यहां सही चला। दोबारा रिलोड करता हूं, दोबारा यही हुआ, दोबारा रिलोड करता हूं। अच्छा ये 2 दफा चल रहा है फंक्शन, 2 दफा क्यों चल रहा है, क्योंकि ना स्टेट अपडेट हो रही है, ठीक है। ये रिएक्ट का बिहेवियर है, तुमने अगर इस तरीके से फंक्शन कॉल कराया हुआ है ना, तो जैसी ही स्टेट अपडेट होगी ना कोई, तो ये फंक्शन दोबारा कॉल कर देगा इसको, सही। रिएक्ट का बिहेवियर है, ये कंपोनेंट को दोबारा से पूरा रेंडर करता है। अच्छा तो इस मंजन के लिए मैं भी क्या करता हूँ, मैं यार ये मुझे सारा काम मिटाना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की किसी फाइल पे आ जाते हैं। हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी ना ये वाली, हम इस पे आ जाते हैं। एक लॉजिक में घूम गए हम, अभी तो दुनिया पड़ी है पूरी, हम अभी एक लॉजिक में ही घूम गए भाई। मैंने ये कहानी यहाँ आके रख देता हूँ, ठीक है भाई, ये कहानी मैं यहाँ आके रख देता हूँ और इसको मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो डबल जो रेंडर हो रहा है उन मंजरों पे मैं पढ़ूँ ही ना। रिलोड करते हैं भाई, अब यहाँ पे सही काम कर रहा है, ठीक है। अरे का जितना, अरे के अंदर जितने मैं आइटम डालूंगा उतनी दफा लूप चलेगा, और लूप क्या कर रहा है, एक रैंडम नंबर निकाल रहा है। अगर रैंडम नंबर इस अरे के अंदर मौजूद है तो बोलेगा नंबर ऑलरेडी मौजूद है, वरना क्या करेगा भाई, पुश कर देगा, ठीक है। अब कहानी यह है, लूप तो 4 दफा ही चलेगा, क्योंकि अरे की लेंथ कितनी है, 4 दफा। जैसे ही लूप चलाया, इसने बोला भाई पहले 4 आया फिर 2 आया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला अगले जो 2 चलाए, इसने बोला भाई यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी ये जो नंबर आए ना वो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ नंबर 4 ही दफा है, 4 नंबर ही। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई कि अगर यहाँ पे नंबर ऑलरेडी मौजूद है ना, तो तू क्या कर, तू आई माइनस माइनस कर दे। अच्छा आई माइनस, भाई देखो ये आई प्लस प्लस हो रहा है ना, हर आइटरेशन पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर इफ चले तो एक क्या कर, पीछे ले आ। अगर नंबर ऑलरेडी मौजूद है ना, एक दफा लूप और चल जाए भाई, ठीक है। अब कहानी देखते हैं, 1 2 3 4 आगे 4 नंबर अलग अलग। अबे बोलो ना, 1 3 2 4 आ गया मेरे पास। दोबारा चलाते हैं भाई, 1 4 2 3 आ गया ना, 3 4 1 2, अबे आ गया, आ गया ना, 4 2 1 3, 4 रैंडम नंबर आ रहे हैं। रैंडम नंबर हमेशा क्या आ रहे हैं भाई, अलग अलग आ रहे हैं। हो गई ना कहानी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे तुम एक वेरिएबल बना दो सिंपल। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट शफल अरे वाला वेरिएबल बना दिया, एक शफल अरे वाला वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई तू एक काम कर, तू शफल अरे के अंदर जो रैंडम नंबर वाला इंडेक्स है ना, उसके अंदर तू क्या कर दे, तू अरे की आई वाली आइटरेशन वाला नंबर रख दे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन खत्म होने से पहले तू इस नंबर को ना कंसोल करा दे, शफल अरे को तू क्या करा दे, कंसोल करा दे, ठीक है। चलो अच्छा अब ना ये सारे मामला हम हटाते हैं, रैंडम नंबर हटाते हैं भाई, और तो कोई कंसोल नहीं लगा भाई, ये भी हटा दें।
ठीक है, अब हम देखते हैं शफल हो रही है अरे नहीं हो रही। अच्छा MT1342 आ रहा है मेरे पास, MT आ रहा है भाई, पहली दफा MT क्यों आ रहा है? क्या कहाँ पे 3 लगा है? यहाँ से लोड लगेगा नहीं ना, फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। नहीं सही चल रहा है यार ये, अब ये पता नहीं हुआ कैसे, लेकिन चल तो ये सही रहा है भाई। रैंडम नंबर आ रहे हैं मेरे पास। अब अरे के अंदर कुछ भी मैं लिखूं, ये मुझे उसको क्या करके दे रहा है भाई? 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, हर दफा शफल होके आ रहे हैं भाई अरे के आइटम। अबे आ रहे हैं ना। यहाँ पे मैं जहां मैंने कंसोल कराया है वहां पे मैं बोलता हूँ भाई तू कंसोल नहीं करा, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू उसको क्या कर दे भाई? रिटर्न कर दे शफल। बन गया फंक्शन? अबे बन गया। चलो यहाँ पे आके एज इट इज चिपका दिया भाई शफल। अरे कौन सा लूप? कहाँ पे लूप चलाना है? कंडीशन पे लूप लगाया है जो फंक्शन के अंदर लूप, तो लूप नहीं चलाओगे तो कैसे करोगे काम? असल में एक चीज़ बताऊँ, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें ना तो इसकी परफॉर्मेंस वाइज बड़ा गंदा कोड लिखा है हमने, क्योंकि हर दफ़ा इंक्लूड चल रहा है। मिसाल के तौर पे 1000 है एक आइटम, हर दफ़ा इंक्लूड चल रहा है, ठीक है, वो तो टाइम टेकन है, लेकिन अभी के लिए बेहतरीन है। ठीक है भाई, अभी के लिए क्या है भाई? बेहतरीन है। ये काम मैं अक्सर क्लासेस में क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ शफल अरे का फंक्शन बना के दे जो कि रिटर्न शफल कर, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना। ठीक है ना? खैर, अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि मैप भी लगा सकते हैं आप, ये कहना चाह रहे हो? भाई ऐसा मैप में इंडेक्स मिल जाता तो हम कर सकते थे वैसे, ठीक है ना। मैप भी उतनी दफ़ा ही चलता जितना दफ़ा आइटम चलता, ठीक है, लेकिन अभी हम इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते। तुम इसी लूप को मैप में कन्वर्ट कर देना, बिल्कुल बच्चों वाला है। ठीक है भाई, चलो शफल अरे का फंक्शन मैं जैसे ही कॉल करूंगा और उसके अंदर अरे पास करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा? अरे का आइटम आगे पीछे करके दे देगा। यही कहानी करेगा ना? अबे यही कहानी करेगा। मैं यहाँ आता हूं, सबसे पहले तो मैं ये वाला मामला हटाता हूं, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन इंडेक्स और इनकरेक्ट आंसर एक अरे है, ऐसा ही है ना। मैं बोलता हूं भाई एक अरे, उसके अंदर ये आइटम रख दो और इसको तुम यहां पे कर दो स्प्रेड, मतलब इनकरेक्ट आंसर वाली अरे के अंदर जितने भी आइटम है उन सारे आइटम को इस नई अरे के अंदर रख दो। और साथ ही साथ तुम क्या करो, साथ ही साथ तुम यहाँ पे क्या करो, क्वेश्चन करेक्ट इंडेक्स का तुम करेक्ट आंसर भी रख दो। यहाँ पे करेक्ट आंसर में से क्या हटा दूं? बस ऐसा ही है बोलो ना भाई। अच्छा इसको हटा देते हैं अभी। सही है ना भाई? मैंने बोला भाई एक अरे रख दे, एक अरे के अंदर तू इसको स्प्रेड कर दे, इनकरेक्ट आंसर वाली अरे के जितने भी आइटम है उसको क्या कर दो? स्प्रेड कर दो, और अगले आइटरेशन पे तुम ये रख दो करेक्ट आंसर। अभी ये देखना है करेक्ट आंसर ये इसी पे मिल रहा है ना मुझे, इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा को हम अगर कंसोल करवा दे तो हमें मिल जाएगा करेक्ट आंसर, और इसको उठा के एक दफा यहाँ पे चिपका देते हैं ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है भाई, ऐस नहीं था, देखो सही कहानी हो रही है ना। यहाँ पे शफल नहीं करा अभी सिंपल एक अरे बनाई है, जिस अरे के अंदर इनकरेक्ट आंसर वाले आइटम स्प्रेड कर दिए और सेकंड आर्गुमेंट में करेक्ट आंसर रख दिया। कहानी अभी भी यही हो रही है, करेक्ट आंसर आखिर में ही आएगा। सही है। अब इस पूरी अरे को, ये जो तुमने नई अरे बनाई है, इस अरे को तुम क्या कर दो? शफल के अंदर डाल दो भाई, शफल अरे के फंक्शन के अंदर चिपका दो। और ये शफल अरे का फंक्शन क्या कर रहा है? एक नई अरे रिटर्न कर रहा है, और उस अरे पे अब तुम मैप चला रहे हो। सही है भाई, चलो रिलोड करते हैं, आ जाओ भाई। करेक्ट आंसर क्या है भाई? माउंट कीनिया, ये आखिर में ही आ रहा है माउंट कीनिया। आ जाओ भाई, करेक्ट आंसर क्या है भाई? ये देखो, ये अब कहां रहा है भाई? पहले काम हो गया भाई शफलिंग वाला। अबे बोलो ना यार, हो गया ना उस्मान बेटा, काम हो गया शफलिंग वाला काम। आया मजा नहीं आया? मजा, फिलहाल भाई कह रहे सर मजा नहीं आया, लेकिन नींद बहुत आई है। लेकिन
चलो अभी ना थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। रेस्ट हमने ले लिया है, कहानी यहाँ पे भी जबरदस्त हो गई है, ठीक है भाई। अगली कहानी क्या है भाई? अगली कहानी ये है, जैसे ही नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो मुझे, अच्छा ये एपीआई ना हर दफा अलग अलग क्वेश्चंस लेके आती है आपके लिए, वो सेम क्वेश्चन नहीं आ रहे, हर दफा अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। कहानी ये है कि भाई जिस ऑप्शन पे चेक कर रहा हूं ना मैं, नेक्स्ट पे क्लिक करूं वही ऑप्शन मेरे पास आ जाए, यही कहानी है ना। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यूज रेफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई? यूज रेफ का। कॉन्स्ट सेलेक्टेड वैल्यू या कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है। अच्छा यार, यूज रेफ से ना इस तरीके की वैल्यू लेने का एक तरीका है। अच्छा तरीका क्या है भाई, जो कि मुझे खुद भी याद नहीं है, हम चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास किसी पुराने कोड में लिखा होगा। क्या हुआ भाई? ओ भाईजान, कोई पानी वानी नहीं पीना, इधर ही रहो अभी। चलो भाई, मैंने एक इनपुट रेफ लगा लिया, ठीक है, मुझे मिल गया, इसी का ही है ना। चलो उस्मान बेटा, मना किया है मैंने क्या बोला? चलो भाई, अच्छा इनपुट के अंदर हम रेफ देते हैं इस तरीके से, बोलो ना यार, इनपुट के अंदर हम क्या देते हैं भाई? अच्छा यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलता है रेफ के अंदर, क्या मिलता है आपको? एक फंक्शन। अच्छा उसके अंदर आपने क्या करना है, अच्छा ये रिटर्न के लिए इन्होंने लगाया, रेडियो इनपुट डॉट करंट इंडेक्स इज इक्वल टू EL, ठीक है भाई। अब ये एक तरीका है रेडियो बटन से रेफ की वैल्यू निकालने का, ठीक है। ये आपने ना इनपुट के अंदर इस तरीके से करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके आपने नेक्स्ट के बटन पे, नेक्स्ट का बटन कहाँ है, नेक्स्ट वाला फंक्शन कहाँ है भाई? नेक्स्ट वाला फंक्शन ये रहा। अच्छा इस पे मैं अभी ना ये वाली लॉजिक को कटाता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन इज इक्वल टू इनपुट डॉट फाइंड, यार इनपुट के नाम से वेरिएबल बनाया ना मैंने, इनपुट डॉट फाइंड, इतना मुश्किल कोड लिखा हुआ है यार। हाँ मेरा ही है, मैं वही देख रहा हूँ, इतना मुश्किल भी लिखता था मैं क्या? आइटम, अभी पहले लिखते हैं फिर समझते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई, कहानी ये है कि मैंने सिंपल एक यूज रेफ बनाया है, जिसके अंदर एज एन आर्गुमेंट मैंने क्या दे दिया, एक एम्प्टी अरे। अच्छा नीचे जाके इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पर रेफ के अंदर मैं उसी इनपुट का वेरिएबल का नाम देता था। यहाँ पे मुझे एक फंक्शन मिलता है, क्या मिलता है भाई? एक फंक्शन, जिसके आर्गुमेंट के अंदर आपको एलिमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? एलिमेंट। और यहाँ पे मैंने बोला भाई इनपुट डॉट करंट इंडेक्स जो है वो बराबर होना चाहिए किसके भाई? एलिमेंट के। ये तरीका है रेडियो बटन से इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हैं रिएक्ट के अंदर। और जैसे ही नेक्स्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है, मैंने जो इनपुट है ना, इसके अंदर आपको एक अरे मिल जाएगी जिसके अंदर आपके पास सारे रेडियो बटन आ जाएंगे। उस पर मैंने बोला भाई जो चेक्ड है वो जाके ले आ भाई, ठीक है। लूप लगा के भी ये काम कर सकते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फाइंड का भी मेथड है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फाइंड का भी मेथड है, जिसके थ्रू जो है आप अरे के अंदर कोई भी आइटम फाइंड करना है तो वो आपको लाके दे देगा, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है भाई। हाँ करंट इनपुट पे चल रहा है, ठीक है भाई। अब ना ये कहानी मैंने आपको बता दी है कि भाई रेडियो बटन इस तरीके से आप रेडियो बटन से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कहानी आपके पास काफी ज्यादा कम होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का मामला आ जाए तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस ऑप्शन पे मेरे पास सेलेक्टेड वैल्यू भी आ रही है, ऐसा ही है ना भाई। एक दफा रिलोड करते हैं एप्लीकेशन को, सेलेक्टेड वैल्यू मेरे पास आ रही है,
सही है ना भाई, सही काम हो रहा है। यहाँ पे मेरी क्विज ऐप हो गई कंप्लीट, मेरी हो गई कंप्लीट। अब तुम्हारी शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। क्या काम करना होगा बताओ? स्कोर वाला काम करना है सिर्फ। अभी स्कोर वाला काम कर लो सिर्फ। कैसे करोगे पता है? यहाँ पे आ जाओ, हाँ मैं बता दूँ सब, ठीक है। यहाँ पे ना रिजल्ट वाला मंजन एक ले आओ, ठीक है। मिसाल के तौर पे 10 आउट ऑफ 100, ठीक है। अच्छा सीन क्या है देखो, मेरी बात सुनो। यूजर आया, यूजर ने मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। अब बैक वाला तो कोई मामला है ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे इस पे उसने क्लिक किया, और जैसे ही इसने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और अगर ये आंसर करेक्ट है तो यहाँ पे 10 नंबर क्या हो जाए? बढ़ जाए। सही है ना? क्या करना है? कंडीशन लगानी है भाई। यूजर की जो सिलेक्टेड वैल्यू है, अबे चमाटे तुम लोग के मैं करा दूंगा। नेक्स्ट के बटन में जैसे ही क्लिक कर, नेक्स्ट वाला फंक्शन चल रहा है, सिलेक्टेड वैल्यू मिल रही है। अबे सिलेक्टेड वैल्यू अगर करेक्ट आंसर के बराबर है तो 10 बढ़ा दो और स्टेट लग जाएगी। इसमें क्या मसला है? सही है ना भाई? चलो असाइनमेंट बन गया भाई। अच्छा मजे की बात बताऊं, क्विज ऐप का कोड नहीं दूंगा मैं। असाइनमेंट क्या हुआ, ये काम तो तुम लोग 2 मिनट में कर लोगे हैं। शफल वाला कोड दे रहा हूं, ठीक है, और ये रेफ से वैल्यू निकालने वाला कोड दे रहा हूं। क्या कहते हो? सही है ना? बोलो ना यार, सही है। चलो असाइनमेंट क्विज ऐप, ठीक है भाई, असाइन कर दो। शफल अरे वाला कोड दे रहा हूं। नहीं भाई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अबे ये क्या हुआ? शफल अरे वाला कोड दे दिया। अच्छा दूसरा काम क्या करना है तुम लोग को? ये जो इनपुट है ना, इसके अंदर रेफ में ये लिखना है तुम लोगों ने, ठीक है ना भाई? चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई हाउ टू गेट रेडियो बटन वैल्यू, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मैंने एक यूज रेफ बनाया है। क्या बनाया? सबसे पहले तो एक इस तरीके से मैंने एक यूज रेफ बनाया है, ठीक है भाई। और फिर क्या करा है मैंने? जिस इनपुट के अंदर ये मंजन लिख दिया। अच्छा इनपुट ही उठा के रख देता हूँ, पूरा इनपुट ही उठा के रख देता हूँ, ठीक है भाई। सही है भाई। उसके बाद मैंने क्या करा? उसके बाद मैंने ये वाला मामला किया, तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू आ गई। सही है ना भाई? चलो एक्सपोर्ट कर दो भाई। एक्सपोर्ट कर दिया भाई इसने, और यही मैं उठा के तुम्हारे इसी उस मंजन में रख देता हूं। सही है भाई? सही है ना भाई? तो क्विज ऐप वाला मामला भी तुम लोग का यहाँ पे क्या हो गया भाई? खत्म। सारा कोड दे दिया है मैंने। इंडेक्स वाला का मामला तुम लोगों ने क्या करना है? खुद करना है, ठीक है। इमेज देख लेते हैं कैसी आई है। सही है भाई? अब यहाँ से कोड भी तुम लोग नहीं छाप सकते, होता है ना, कंट्रोल से कंट्रोल भी लिखना पड़ेगा खुद। हाँ इसका भी एक जुगाड़ है। मैं बताऊँ क्या करता हूँ? मैं वो लाइनें मार देता हूँ तस्वीर में, लेकिन उसमें मसला ये तुम लोग को देखने में मुश्किल होती है। तस्वीर में मैं जब लाइनें मार देता हूँ नहीं यूं करके, तो तुम लोग को तो दिख रहा होता है, लेकिन वो जहां से तुम लोग कराते हो नहीं वाला काम, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, वो नहीं पकड़ता फिर। तो तुम लोग कहो तो मैं वैसे दे दूं, नहीं करेगा। चेक मैंने लाइव क्लास में चेक करा है सलानी की। बच्चे बोल रहे सर हो जाएगा। मैं गया, मैंने यहाँ पे लाइनें मार दी बहुत सारी। बच्चों को कोड समझ आ रहा है, लेकिन वो सही कोड लिख के नहीं दे रहा। लेकिन खैर भाई छापो, काम मेरा कुछ जा रहा है। तुम छापो, पूरी क्विज ऐप छापो, मेरा कुछ जा रहा है? मैं कुछ नहीं जा रहा भाई, खत्म। करना है करो, नहीं करना नहीं करो। चलो हमारे टीचर तो ये कहते थे, बोलते हैं भाई काम करोगे अपने लिए करोगे, मेरा इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई। अबे सही है भाई, जबरदस्त काम हो गया भाई। यहाँ तक हमारी क्विज ऐप यहाँ पे होगी कंप्लीट। सही है ना भाई? 1 घंटे में क्विज ऐप आपके भाई ने निपटा दी। चलो सारी बल्ली तुम लोगों में। अगला टॉपिक, सही है ना उस्मान? अगला टॉपिक भी पढ़ना है ना। अच्छा टेलमेंट सीएसएस पढ़ाई है मैंने तुम लोग को? आ जाओ टेलमेंट पढ़े आप? आधे घंटे की गेम है ये भी। चलो अच्छा
ये वाला मामला तो हम करते हैं यहाँ पे खत्म। ठीक है भाई, मैं ना एक नया प्रोजेक्ट भी बना लेता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई npm create latest 05। ये क्या हुआ भाई? npm create ये, तो ये अगर स्पेस लगाऊंगा तो क्या होगा? 05 था। अच्छा भाई, हमारे पास CSS के दो फ्रेमवर्क्स हैं। एक है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप हमने लगा के देख लिया था। दूसरा है टेलवेंट। मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने बूटस्ट्रैप के पीछे नहीं भागना, आप लोगों ने टेलवेंट के पीछे भागना है। ठीक है भाई, टेलवेंट मार्केट में हर जगह यूज हो रही है। जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं 90 to 95% हर प्रोजेक्ट पे टेलवेंट लग रही है। आप इंडीड पे जाके जॉब डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ लेना, हर जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है टेलवेंट आनी चाहिए भाई। मैंने नहीं देखा यार आज तक। अच्छा भाई, टेलवेंट एक CSS का फ्रेमवर्क है जो कि टोटली बेस करता है यूटिलिटी क्लासेस पे। किस पे बेस करता है भाई? यूटिलिटी क्लासेस पे। अच्छा, टेलवेंट के जो कंपोनेंट, जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर में कंपोनेंट्स मिलते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट अगर आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हो ना, पता लग जाता है भाई बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है। एक वक्त में बहुत ज्यादा यूज होते थे, अब लेकिन यूज नहीं होता है। टेलवेंट के कंपोनेंट्स है पेड। कहता है भाई एक दफा $300 दो, लाइफ टाइम एक्सेस दे दूंगा कंपोनेंट्स। सही है भाई? अच्छा, 300 भाई मैंने तो आज तक नहीं दिए, तुम दे देना। हम तो जुगाड़ों की तरफ जाते हैं भाई। सही है भाई? अपना टेलवेंट के ऊपर कंपोनेंट्स के लिए आपको और लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कोर टेलवेंट पे काम करेंगे पहले। टेलवेंट कुछ भी नहीं है, यूटिलिटी क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा, मेरे पास एक वेबसाइट है play.tailwind, आई थिंक, पता नहीं क्या है, play.tailwind CSS। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके का मंजन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल HTML हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अपना ये टेलवेंट प्ले पे बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास टेलवेंट CSS लगी हुई है। हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में टेलवेंट CSS का किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे कहानी सिर्फ देख रहे हैं टेलवेंट का मंजन क्या है भाई। ठीक है, सिंपल कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। टेलवेंट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। यार ये बड़ा कैसे होगा यार? हैं? लेकिन ये फिर वो हो रहा है ना, सिर्फ चलो ऐसे सही है, दिख रहा है ना सबको? अच्छा, मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा। ठीक है, ये बिल्कुल मेरे विजुअल स्टूडियो कोड की तरह काम करता है। मैं P लिखता हूँ, लॉरेम भी मेरे पास टेक्स्ट आ गया, UL लिख रहा हूँ, LI लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट भी बनी हुई आ रही है। ठीक है भाई, ये टेलवेंट प्ले है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त लगता है मुझे। टेलवेंट सारा काम करता है यूटिलिटी क्लासेस पे। ठीक है, जैसे कि इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, मैं बोलता हूँ भाई टेक्स्ट सेंटर आ गया। टेक्स्ट सेंटर में BG ब्लैक, टेक्स्ट वाइट। देख रहे हो कितनी आसान हो गई CSS। अब ना क्लासेस तो ना हमने बूटस्ट्रैप की याद की थी, ना हम इसकी याद करेंगे। मैंने लिटरली एक बच्चा देखा, क्लासेस उसने पेपर पे लिखी हुई थी, मैट्रिक का स्टूडेंट था, बूटस्ट्रैप की क्लासेस पेपर पे लिखी हुई थी, वो रट्टा मार रहा था क्लासेस का। ठीक है ना, देखा है मैंने ऐसा। अच्छा, टेलवेंट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, जैसे तुम्हें मिसाल के तौर पे
CSS की प्रॉपर्टी है फ्लैग्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट। मैं यहाँ लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, आ गई। अब कह रहा है भाई जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज अगर तुम्हें चाहिए ना, तुम इस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर तुम्हें चाहिए तो तुम क्या लिखो भाई, जस्टिफाई सेंटर। इसी तरीके से यहाँ पे भाई अलाइन आइटम चाहिए। क्या चाहिए भाई, अलाइन आइटम। आ गया भाई अलाइन आइटम, ठीक है भाई। अलाइन आइटम सेंटर चाहिए तो आप क्या लिखोगे भाई, आइटम सेंटर। समझ आ गई। पोजीशन रिलेटिव चाहिए भाई, पोजीशन, ठीक है। एब्सोल्यूट चाहिए, अगर एब्सोल्यूट लिखोगे तो पोजीशन क्या हो जाएगी, रिलेटिव चाहिए तो क्या लिखो भाई। इतनी जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन है CSS की, जो प्रॉपर्टी चाहिए आपको मिल जाएगी। आप बात समझ आ रही है। अच्छा, पहली। दूसरी चीज, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बोलता हूँ P5 पैडिंग आ गई। अब ना मुझे कस्टम पैडिंग देनी है। बूटस्ट्रैप में कस्टम पैडिंग के लिए वही रंगमंजन था। यहाँ पे ये कहता है भाई आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट दो और यहाँ पे आप अंदर क्या दे दो भाई, वैल्यू। समझ आई कहानी। ये क्या कहता है भाई, अंदर क्या दे दो भाई, वैल्यू, कस्टम लग जाएगी। हाँ, इसी में देना है, ये इसका सिंटैक्स है। हाँ ना, तो भाई पैडिंग टॉप चाहिए PT लिख दो, पैडिंग टॉप और बॉटम चाहिए PY लिख दो। सही है ना, ऐसा ही होता है ना भाई, बूटस्ट्रैप में भी यही मंजन था। तो ये कहानी मुझे टेलविंड बताता है। दूसरी चीज, बूटस्ट्रैप में क्या था कि जब मैं बूटस्ट्रैप को रिएक्ट में लगाता था तो वो कहता था इंडेक्स की फाइल में इंपोर्ट कर लो। बूटस्ट्रैप का मामला क्या है, उसने एक CSS की फाइल लिखी हुई है और उसके अंदर वो सारी क्लासेस हैं जो कि बूटस्ट्रैप आपको ऑफर करता है। अब ना वो क्लासेस भी आ जाती हैं जो क्लासेस मैं यूज नहीं कर रहा, वो क्लासेस मेरे एप्लीकेशन के अंदर है। टेलविंड कहता है भाई जो आप यूज कर रहे हो ना, बिल्ड टाइम पे मैं सिर्फ वही CSS लिखूंगा, उल्टी सीधी CSS नहीं लिखूंगा। तो परफॉर्मेंस वाइज भी टेलविंड बूटस्ट्रैप से बहुत ज्यादा बेटर है। बात समझ आ रही है आपको। ये कहानी है टेलविंड CSS की। खत्म टेलविंड, यही टेलविंड है, कसम से यही टेलविंड है, ठीक है। अब टेलविंड के अंदर आप लोगों ने पढ़ना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। हम अभी तक पूरे लेआउट्स बना रहे थे फ्लेक्स के थ्रू। अच्छा, मैं तुम लोगों को और कहानी बता, जैसे ये BG ब्लैक है। अब मिसाल के तौर पे तुम्हें BG जो है ना, तुम्हें ये टेलविंड वाला पसंद है, ये कलर पसंद है, तुम्हारे पास एक हेक्स कोड है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। मैं आता हूँ यहाँ पे जाके मैं इस हेक्स कोड को उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इस हेक्स कोड को क्या करता हूँ भाई, पेस्ट। कस्टम कलर भी आ गया भाई। और बोलो और क्या चाहिए। तो टेलविंड जब आप यूज कर रहे हो ना, तो कस्टम CSS लिखने की आपको थोड़ी सी भी जरूरत नहीं पड़ती। समझ आई बात। अब टेलविंड में पढ़ने लायक चीजें क्या है, एक तो टेलविंड के ब्रेक पॉइंट्स। टेलविंड जो अप्रोच फॉलो करता है वो कहता है मोबाइल फर्स्ट। क्या कहता है भाई, मोबाइल फर्स्ट। मतलब कि जो कोड आप लिख रहे हो ना, जो CSS आप लिख रहे हो, ये CSS मोबाइल फर्स्ट पे। किस पे भाई, मोबाइल फर्स्ट। अच्छा, टेलविंड ने आपको कुछ मंजन दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपने ये BG लिखा है ना, तो ये BG सबसे स्मॉल साइज पे लग गया। किस पे लग गया भाई, स्मॉल पे। अब मिसाल के तौर पर तुम लोग चाह रहे हो LG के ऊपर ऐसे ही लिखते हैं ना, LG BG, और यहाँ पे तुम कर दो ब्लैक मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो अब जब ये लार्ज साइज पे जाएगा, अबे यार ऐसे ही लिखते हैं, भूल गया मैं। नहीं ऐसे नहीं होता, ब्रेक पॉइंट्स नहीं लगते ऐसे। एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, समझ करो, ब्रेक पॉइंट्स। MDB LG ऐसे ही लिखते हैं, LG BG। सबर करो। PY2 रैम, इसको बोलते हैं P2 रैम, P1 रैम, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई LG पे P तू कर दे 2 REM, ठीक है। तो मैं ये LG का ब्रेक पॉइंट कैसे चेक करूंगा भाई।
क्या कह रहे हो? वो उसका पैकेज क्लोज नहीं किया। इससे ऐसे तो मसला नहीं आ रहा था। हाँ ना, हो रहा है, आप देखो, देख रहे हो आ रहा है ना फर्क, काम कर रहा है ना। तो अच्छा, ये इस वजह से मसला आ रहा था। अच्छा, टेलविंड जो अप्रोच फॉलो करता है वो अप्रोच ही करता है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। क्या अप्रोच फॉलो करता है? टेलविंड कहता है भाई तुमने अगर यहाँ पे इसको बीजी ब्लू दे दिया ना, तो ये मोबाइल फर्स्ट पे दिया है। किस पे दिया है? मोबाइल वाले छोटे वाले डिजाइन पे तुमने ये दिया है। अब तुम बड़े वाले डिजाइन का अलग से मामला करोगे। मैं बोलता हूँ भाई बीजी ये वाला कर दो भाई, ठीक है, छोटा करता हूँ, यह आ गया, बड़ा करता हूँ, यह आ गया, ठीक है। अच्छा, पैडिंग इसको दे देते हैं भाई मिसाल के तौर पे 2 REM की, ठीक है। टेक्स्ट इसको तुम्हें चाहिए मिसाल के तौर पे वाइट, ठीक है। टेक्स्ट तुम्हें चाहिए 5XL, सही है। तो अब कहानी देखो, छोटे साइज पे ये हो गया, बड़े साइज पे ये हो गया। समझ आई कहानी? तो टेलविंड का जो भी डिजाइन है वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। तो एक तो तुमने ये मंजन पढ़ने ब्रेक पॉइंट्स वाले, तुम लोगों ने खुद पढ़ने, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पहली सीधी बात है। दूसरी चीज जो तुम लोगों ने खुद पढ़नी है वो तुम लोगों ने पढ़ना है टेलविंड का ग्रिड। अब ये नॉर्मल CSS ग्रिड से बहुत ज्यादा अलग मंजन है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त, मतलब लेआउट्स बनाने के लिए जब तुम लोग ये पढ़ लोगे ना, तुम्हें फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। और ये इसका CSS ग्रिड से कोई मामला नहीं है, अलग कहानी है इसकी, बिल्कुल समझ आ रही है? तो ये मंजन तुम लोगों ने खुद पढ़ना है। अच्छा, हितेश चौधरी की एक वीडियो है उसकी लेआउट्स वाली, कोई वीडियो है, चलो देखते हैं। चाय और कोर्स टेलविंड लेआउट, ये वाली, क्रिएट एनी लेआउट क्रैश कोर्स। ये वीडियो देख लोगे ना, जिंदगी में कभी मसला नहीं आएगा तुम लोग को ये लेआउट वाले मामले में। इस ग्रिड ये देख लोगे ना, ग्रिड भी समझ आ जाएगा ये एक वीडियो से। समझ आ रही है बात? ये वीडियो से सब समझ आ जाएगा। तो अगर तुम लोग टेलविंड पढ़ रहे हो तो ये मामला देख लेना, ठीक है। इसमें तुम लोगों को ग्रिड भी समझ आ जाएगा, ब्रेक पॉइंट भी समझ आ जाएगी एक वीडियो में, ठीक है भाई। कहानी क्लियर है भाई सबको? बोलो ना यार। हमारे टीचर ने हमें ना बूटस्ट्रैप पढ़ाई थी ना टेलविंड पढ़ाई थी। हमारा काम है लगाना बताना, बस समझ, लगा के बताना काम है मेरा बस। ये CSS की लाइब्रेरी से खुद पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। मैंने टेलविंड कैसे पढ़ी थी? अच्छा, कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, कोई चीज़ नहीं आती ना, प्रोजेक्ट बना लो उस चीज़ पे। मैंने बोला भाई टेलविंड नहीं आती, यूटिलिटी क्लास का कॉन्सेप्ट पता है, एक प्रोजेक्ट बना लिया, आ गई टेलविंड। समझ आ रही है मेरी बात? बोलो ना यार। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये कहानी थी आपकी टेलविंड CSS की। क्लियर है सबको? अगली कहानी है टेलविंड CSS हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में किस तरीके से लगा सकते हैं। टेलविंड CSS हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में किस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, एक कहानी और है टेलविंड की। आपको ना बड़ी जबरदस्त सजेशंस मिल रही होती हैं। बूटस्ट्रैप में तो सजेशन ही नहीं मिलती, टेलविंड में आपको सजेशन मिलती है। अच्छा, सजेशन के लिए ना आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, टेलविंड CSS वाली, ठीक है। ये एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे तो टेलविंड की सजेशंस भी आएंगी तुम लोगों के पास, ठीक है भाई। समझ आ गई यहाँ तक कहानी सबको? अब हम टेलविंड अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना देखते हैं, ठीक है। एक कहानी तो CDN वाली है, लेकिन CDN कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। मैं बोलता हूँ गेट स्टार्टेड के बाद मैं बोलता हूँ भाई मैं फ्रेमवर्क गाइड पे आ जाओ। कहाँ जाओ भाई? फ्रेमवर्क। ये बोल रहा है भाई कहाँ? Next.js में यूज करना है। मैंने बोला भाई वीट में यूज करना है। कहाँ यूज करना है भाई? वीट में। सबसे पहले तो ये मुझे ये कमांड बता रहा है। अब ये कमांड ये मुझे बता रहा है वीट का प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। हम क्या अंधाधुंध कमांड कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है भाई। नीचे आ जाते हैं, बोलते हैं टेलविंड CSS इंस्टॉल अगर आपने करनी है तो आप ये कमांड कॉपी करो। क्या करो भाई? ये कमांड कॉपी। मैं आता हूँ एज इट इज, आके ये कमांड पेस्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, मेरे पास टेलविंड इंस्टॉल होना डाउन शुरू हो जाएगी। दूसरी कमांड जो ये बता रहा है वो ये वाली कमांड बता रहा है, ठीक है भाई।
ये डाउनलोड हो रहा है जब तक रुक जाते हैं थोड़ा। उसके बाद एंटर करा, मेरे पास एक टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल आ गई जैसे ही मैंने दूसरी कमांड लिखी। अच्छा, इस टेलमेंट कॉन्फ़िग की मैं कुछ नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंटेशन से चिपका रहा हूँ सीधा सीधा। ये बोल रहा है भाई टेलमेंट कॉन्फ़िग डॉट जेएस की फाइल है ना, उसके अंदर अभी आपका कंटेंट है एम्प्टी। आप कंटेंट के अंदर जाके ये वाला माल लिख दो सारा। तो मैं एज इट इज कंटेंट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इस कंटेंट की जगह वो कंटेंट चिपका देता हूँ। मैं नहीं कह रहा, टेलमेंट कह रहा है। कौन कह रहा है भाई? टेलमेंट। अच्छा, उसके बाद टेलमेंट कह रहा है भाई जो आपकी index.css की फाइल है ना, उसके अंदर जाके ये वाला मंजन लिख दो। ठीक है, तो मैं उसको यहीं से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। index.css की फाइल में जहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट मामला लिखा हुआ है वहां पे जाके ये चिपका देता हूँ। ठीक है भाई। उसके बाद ये कह रहा है भाई आप npm run dev चला दो। क्या चला दो? npm run dev। मतलब टेलमेंट यहाँ पे सेटअप हो गई है। यहाँ पे आता हूँ मैं RAFCE, ठीक है भाई, और इसको हम कर देते हैं भाई H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ भाई npm run, एंटर कर दिया भाई इसको। जैसे ही मैंने एंटर करा इसको मेरे पास यहाँ पे टेलमेंट लग चुकी है। फॉन्ट स्टाइल आपको पता लग रहा होगा। क्लियर है कहानी भाई सबको? टेलमेंट तो लग गई है भाई यहाँ पे। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्लास नेम लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई टेक्स्ट। देखो सजेशन आ रही है, बड़ा जबरदस्त मजा आ जाता है काम करने में। सही है, जो कहानी ये टेलमेंट प्ले में कर रहा था वो कहानी मैं अब यहाँ पे भी कर सकता हूँ। सही है भाई, बस यहाँ पे क्लास या क्या लिखना पड़ेगा? क्लास में। ठीक है, ब्रेक पॉइंट भी लग गया। बात समझ आ रही है बेटा? सही है ना? अब टेलमेंट पे तुम लोगों ने अपना हाथ खुद साफ करना है। ठीक है, टेलमेंट पे हाथ कैसे साफ करोगे? चलो एक छोटा सा काम करते हैं। अच्छा, टेलमेंट पे ना मैं आपको एक और लाइब्रेरी बता रहा था, एक है डेजी यूआई। ये जो डेजी यूआई है ना, ये देखो द मोस्ट पॉपुलर कंपोनेंट लाइब्रेरी फॉर टेलमेंट सीएसएस। ठीक है, तो ये टेलमेंट सीएसएस पे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, इसके बने बनाए फ्री है, ये मुफ्ते के हैं। ठीक है, हाउ टू यूज पे मैं जाता हूँ। अच्छा, कि मुझे बोल रहा है भाई डेजी यूआई भी आपको क्या करनी पड़ेगी? इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि भाई कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको बटन बने बनाए देखो बटन मिल जाएंगे। समझ आ रही है भाई? ये FAQs वाला मामला मिल जाएगा, ये इस तरीके से जो होता है। ठीक है भाई, देख रहे हो ना भाई? बना बनाया तुम्हें क्या मिल गया भाई? टेबल मिल गया। नैफबार मिल रहा है बना बनाया। क्या चाहिए क्या और जिंदगी में तुम लोग को, ये बताओ मुझे। ठीक है भाई, फिर इनके अपनी ही थीमिंग वाले मामले। ठीक है, थीमिंग का इनका बड़ा ज़बरदस्त मामला है, मैंने पढ़ा था ही थोड़ा सा। बड़े ज़बरदस्त मंजन है इनके। ठीक है, देखो थीम्स पे आते हो ना, डार्क करते हो, देखो डार्क हो गया। हमारी एप्लीकेशन भी इस तरीके से हो जाएगी पूरी। समझ आ रही है? बना बनाया सारा, सिंपल कोड पे चिपकाना है बस। अबे समझ आ रही है? चल, तो मैं तुम लोग को टेलमेंट मैंने यहाँ पे तुम लोग को पढ़ा दी भाई। यहाँ पे टेलमेंट क्या हो गया रमीज भाई? खत्म हो गया। अब ना रिएक्ट के अंदर मामला मैं तुम लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, अगर ये मामला तुम लोग को समझ आ गए, ये मामला तुम लोग की जिंदगी आसान कर देंगे। चलो, रिएक्ट के अंदर ना स्टाइलिंग के लिए दो मामला आता है। पहला मामला ये है कि आप यूज करो मटेरियल यूआई, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी। अच्छा, मटेरियल यूआई क्या है? मटेरियल यूआई गूगल वालों का है। गूगल का एक प्रोडक्ट है। आपको यहाँ पे गूगल के, अच्छा, मटेरियल यूआई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, इसमें आपको दबा के कंपोनेंट्स मिलता है। ठीक है, मुफ्ते के। ये देखो, देख रहे हो गूगल में आप इसी तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं ना, तुम लोग को टेक्स्ट फील्ड से समझ आएगा।
जीमेल के अंदर जाते हो उसी तरीके से होता है, ये बना बनाया है इसका कोड। समझ आ रही है? अब ना ये कहानी देखेंगे हम बाद में, अभी तक तो हमने सही से कंपोनेंट्स भी नहीं पढ़े, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपने ना टेलमेंट पे अभी अपना हाथ साफ करना है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। कोई भी प्रोजेक्ट बना लो छोटा सा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि यार ये जो डेजी यूआई है ना, डेजी यूआई बोल रहा हूँ, हाँ, रिएक्ट के अंदर ना दो मामला आते हैं। या तो आप मटेरियल यूआई यूज करो, मटेरियल यूआई के साथ आप यूज करो बूटस्ट्रैप। क्या यूज करो भाई? फॉर यूटिलिटी क्लासेस। देखो हमारी आदत तो यूटिलिटी क्लासेस की है, और यूटिलिटी क्लासेस में हाथ हमारा साफ है। समझ आ रही है ना? अगर आप मटेरियल यूआई यूज करोगे फिर आपको कस्टम स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। मैंने आपको रिएक्ट के अंदर किस तरीके से स्टाइलिंग देते हैं बताया है ना, स्टाइल का ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अच्छा, बताया नहीं बताया? मटेरियल यूआई के साथ बूटस्ट्रैप की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट है, कोई मसला नहीं आएगा। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर मटेरियल यूआई डाउनलोड कर ली और उसके साथ आप टेलमेंट भी डाउनलोड कर लो, तो मटेरियल यूआई के कंपोनेंट खराब हो जाएंगे आपके। बात समझ आ रही है? अच्छा, कहानी मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट लाइब्रेरी आएगी। देखो तुम्हारे पास मटेरियल यूआई है, एक और यूआई लाइब्रेरी है आर्ट डिजाइन, ये चाइना का माल है, ठीक है। या इनके भी बहुत कंपोनेंट्स अच्छे अच्छे हैं, सब बने बनाए कंपोनेंट्स है, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता था, बटन आर्ट डिजाइन का अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट फील्ड मटेरियल यूआई अच्छी लग रही है, दोनों अपने प्रोजेक्ट पे डाउनलोड। ऐसा नहीं करना, जो कंपोनेंट लाइब्रेरी डाउनलोड कर ली उसी पे काम करना है, क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत बड़ा पैकेज होता है, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब कर देगा अगर आप एक ही प्रोजेक्ट में 2-3 लाइब्रेरीज डाउनलोड कर दोगे, ठीक है। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन, अच्छा इसी तरीके से एक और लाइब्रेरी चाकरा यूआई, ठीक है भाई। अब ये भी एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बनी बनाई, समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मटेरियल यूआई यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप सिंपल बूटस्ट्रैप डाउनलोड करें। अच्छा, जब आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप और देखो, आप जब बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड करते हो तो आपके पास कमांड आती है npm i रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्या है? कंपोनेंट्स है रिएक्ट के, और बूटस्ट्रैप क्या है? यूटिलिटी क्लासेस। तो आप सिंपल npm i बूटस्ट्रैप करें और इंपोर्ट कर लें तो आपके यूटिलिटी क्लास आएंगे, रिएक्ट के बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स नहीं आएंगे। दूसरी कहानी है कि आप यहां पे यूज करें टेलमेंट सीएसएस। क्या यूज करें भाई? टेलमेंट। अब टेलमेंट सीएसएस पे कंपोनेंट्स के लिए टेलमेंट के अपने कंपोनेंट तो पेड है। यहां पे मार्केट में आजकल एक और चीज की बड़ी डिमांड है, वो है शेड सीएन। कौन सी है भाई? शेड सीएन। शेड सीएन पे आप जैसे ही इन करेंगे आपको यहाँ पे बड़े जबरदस्त कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, शेड सीएन का मामला ये है, ये देखो इसके बड़े जबरदस्त कंपोनेंट है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो इंस्टॉलेशन का भी बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस पे देखो तुम्हारे पास बटन भी है, ठीक है, और बड़े मंजर है। देखो डेट पिकर, देख लो कितना जबरदस्त है। फॉर्म्स, अच्छा ये फॉर्म कंट्रोल का बता रहे हैं। इनपुट ओटीपी, ये ओटीपी के लिए हम लोग लिखते हैं ना बना बनाया कंपोनेंट, ठीक है। अब शेड सीएन का मामला, शेड सीएन का अपना मंजन है, हर लाइब्रेरी का अपना मंजन है, ठीक है। शेड सीएन कहता है भाई जब आप मटेरियल यूआई डाउनलोड करते हो ना अपने कंप्यूटर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपके पास पूरी मटेरियल यूआई डाउनलोड हो जाती है। अब उसमें वो कंपोनेंट्स भी डाउनलोड हो जाते हैं जो कंपोनेंट आपको यूज नहीं करना है। समझ आ रही है मेरी बात? अब शेड सीएन कहता है मालिक ये वाला काम नहीं करना, जो कंपोनेंट तुमने यूज करना है ना उस कंपोनेंट को तुम सिर्फ डाउनलोड कर लो, ठीक है। जैसे कि तुम्हें ओटीपी यूज करना है, ये वाली कमांड चला दो, ओटीपी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? ये कंपोनेंट यूज कर लो, तो इससे तुम्हारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बिला वजह के पैकेजेस नहीं। अब मटेरियल यूआई इटसेल्फ बहुत भारी है भाई, उसको तुम जब लगाओगे ना तुम्हें लग पता जाएगा डेवलपमेंट के वक्त ही लोडिंग आ रहा होता है इतना। समझ आ रही है कहानी? तो मटेरियल यूआई से मुझे पर्सनली जो अच्छी लगती है वो शेड सीएन अच्छी लगती है। मैंने खुद यूज़ नहीं की शेड सीएन किसी भी प्रोजेक्ट में, अब तक मेरे ख्याल से लगा के भी नहीं देखी, ठीक है।
लेकिन ये वो चीज़ें जो आप पर्सनली खुद पढ़ोगे। कंपोनेंट्स क्या है, मैं आपको मटेरियल यूआई भी लगाना बता दूंगा, शेड सीएन भी लगाना बता दूंगा, टेलमेंट मैंने आपको भी लगा के बता दिया, ठीक है। अच्छा, डेजी यूआई मैं अक्सर लगवाता हूँ क्लासेस में, ठीक है। इसमें आपको अच्छे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये भी टेलमेंट पे बनी हुई है, ठीक है। अब देखो, टेलमेंट तो डाउनलोड हो गई, टेलमेंट अब्बू है सबका। अब मिसाल के तौर पे तुम अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेजी यूआई भी डाउनलोड करो, शेड सीएन भी करो, मामला यहाँ खराब है। कंपोनेंट लाइब्रेरी हमेशा क्या होनी चाहिए। अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी डाउनलोड कर दी, मटेरियल भी डाउनलोड कर दी, मामला खराब हो गया। वो बोलते हैं ना यार, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यूजर ज़्यादा आ जाते हैं, एप्लीकेशन मर, सारे इसी वजह से मामला है। समझ आ रही है कहानी। अच्छा, इसी तरीके से डेजी यूआई लगा के देखें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। अब जब हम रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ेंगे ना, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। जब हम रिएक्ट राउटर डॉम देखेंगे, तुम लोग का मामला सेट हो जाएंगे भाई। एक पूरी अच्छी सी रिएक्ट की वेबसाइट किस तरीके से सिंगल पेज एप्लीकेशन बन सकती है, ठीक है। तो अभी तक सिंपल तुम लोग ये समझो कि हम अभी तक जितना भी काम करें, सारा काम app.jsx पे कर रहे हैं। और दूसरी कहानी मैंने आपको बताई कंपोनेंट्स की, सही है ना भाई, क्लियर है ना कहानी। रिएक्ट अब तक जबरदस्त चल रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। अब अगर तुम रिएक्ट को मिस आउट करते हो, मतलब क्लासेस में नहीं आए, उसमें बेटा शक्ल नहीं छुपाओ अपनी, क्लासेस में नहीं आए, लेट आ रहे हो, ठीक है, ड्रामे कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो रिएक्ट तुम लोगों को घंटा समझ नहीं आएगी भाई। मुश्किल चीज़ है। क्लास में सो रहे हो, मैं कहा था भाई थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पी के आ जाया करो, ठीक है ना, तो क्लास में जागे रहोगे, सही है। तो अगर तुम लोग इस तरीके के मामला करोगे तो नहीं आएगी रिएक्ट समझ, सीधी बात है। आसान होता तो हर कोई रिएक्ट डेवलपर होता। अभी भी डेवलपर बहुत है मार्केट में, काम नहीं आता उनको, समझ आ रही है। हर कोई आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं खुद आई एम अ सॉफ्टवेयर, घंटा काम नहीं आता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कहीं भी जा रहे हैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस्लामाबाद में मुझे फॉरेनर मिले बहुत ज़्यादा, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माइंड भी पूरा नहीं आता, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मार्केट में बहुत मिलेंगे आपको। पैसा आपके पास तब आएगा जब आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, समझ आ रही है। आपने सिर्फ वर्ड पे ही नहीं रहना, और भी मामला आता है मार्केट में, ठीक है ना। इस साल में 2024 में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या मंजन आ गए, एआई की तरफ बहुत ज़्यादा मामला गए हैं, ठीक है। एलएलएम मॉडल्स पे डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या मंजन हुआ है, ठीक है। तो आपको मार्केट के साथ इन रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो भाईजान फाइनल स्टोरी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, और टाइम बचा तो हम रिएक्ट राउटर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको ना शुरू में हर चीज़ का ओवरव्यू दे दिया, मैंने आपको कंपोनेंट्स भी बता दिए, कंपोनेंट्स क्या होता है, ठीक है। हर चीज़ का मैंने आपको अच्छे तरीके से ओवरव्यू दिया। रिएक्ट राउटर डॉम के बाद हमारी स्पीड होगी तेज, बात समझ आ रही है। तो भाई क्लास में ना टाइम पे आ जाया करो सारे। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ खासा पढ़ाने नहीं वाला।